प्रहरी, जहां हमारी भूमिका, हम जनप्रतिनिधियों की भूमिका, वहीं आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी मुतल्लिक, क्योंकि रांची लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप समझो कि बंगाल बॉर्डर से कपाली से लेकर ईचागढ़, कपाली से लेकर चतरा बॉर्डर तक, खिलारी तक, और रोजाना सुबह जैसे 7 बजे सुबह से 10 बजे तक घर पे हम लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद जो क्षेत्र में निकले तो देर रात तक, अमूमन 150 से 200 किलोमीटर रोज घूमते हैं। कोशिश रहती है कि लोगों के बीच जाएं, क्योंकि ये ऑफिस तो है, ऐसा 7 ऑफिस है मेरा। अभी 4 दिन पहले चौका में भी एक हमने ऑफिस बनाया, तो रांची लोकसभा में 7 ऐसे ऑफिस हो गए, 7 समाधान केंद्र हो गए, जिससे जनता को का समस्याओं का निवारण, समाधान और समाधान लोकल स्तर पर। हर कोई गांव वाला रांची नहीं आ सकता, आते हैं, लेकिन आप चौका में बैठा है, ईचागढ़ में बैठा है, तो वहीं चला जाएगा। वहां से उसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई प्रधानमंत्री आवास चाहिए, कोई सिग्नेचर चाहिए, कोई अनुशंसा कराना करा ले। फिर नहीं होता तो हम जाते हैं, और जब हम दौरे में जाते हैं तो हम कार्यालय भी जाते हैं। अब सदाबहार चौक में आप देखो मेरा समाधान केंद्र, वो सुबह 9 बजे खुलता है, 10 साढ़े 10 बजे रात तक, हमेशा कभी खाली नहीं पाइएगा, हमेशा भरा रहता है। तो जनता से जुड़ाव, जनता के साथ लगा रहना, तो मेरे ख्याल से पहली बार रांची के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, कि सांसद के साथ साथ कार्यालय जनता से के प्रति जिम्मेदारी, जनता के प्रति दायित्व हमारा क्या है, ये बखूबी हम समझते हैं, और उसी मुतालिक काम भी करते हैं कि चलो भाई आदमी करे। इसीलिए आज इस प्रेस वार्ता में हमारे अनुसूचित जातीय मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम जी भी हैं, हमारे पार्षद ओम प्रकाश जी भी यहां हैं, वार्ड 32 है ना, वार्ड 27 के। तो एक विषय, समसामयिक विषय हम बोल सकते हैं इसको। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हर मुद्दे पर, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी। और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी, माननीय उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार अनदेखी कर रही, सोई हुई है। भाई उच्च न्यायालय बोल रहा है, उच्च न्यायालय के भी आदेश को आप माने कोई गंभीरता से नहीं, और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार को जगना चाहिए, खाली चुनावी मोड में नहीं जाना चाहिए। हां, जब चुनाव हो तो चुनावी मोड में जाओ, आप यात्रा करो, आप पिकनिक करो, आप रायपुर जाओ, सब ठीक है, लेकिन जनता के प्रति दायित्व, जनता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। आपको जनता ने समर्थन दिया, जनादेश दिया कि जनता की समस्या को निवारण। अब पिछले 4 महीने से बिजली की समस्या पे गंभीर हम सब आंदोलित रहे, बार बार जगाने का प्रयास किया, लेकिन आप देखो कि मुख्यमंत्री जी 3 महीने बाद जगे। 3 महीने बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई कि हाँ साहब आप लाइट नहीं करनी चाहिए। ये तो 3 दिन या 3 घंटे के अंदर होना चाहिए था। जब जनता परेशान हो गई, गांव गांव से आवाज उठने लगी कि बिजली दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, तब मुख्यमंत्री जी की नींद खुली। तब बोले नहीं साहब, बैठक बुलाई कि नहीं साहब अब बिजली नियमित होना चाहिए। तो ये गंभीर है, विषय गंभीर है। माने आप जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हो, कितनी जवाबदेह हो, इसी से पता चलता है। एक मामला है कि पिछले कुछ महीने पहले मेन रोड में एक दंगा कराने का प्रयास किया गया, सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत, और लेकिन ईश्वर की कृपा थी
कि रांची शहर जलने से बच गया। और लगातार उस समय मैं दिल्ली में था, मैं लगातार फोन पे, नहीं शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पुलिस तंत्र है, सब सारे पुलिस अधिकारियों से मेरी बात होती रही, भाई आप देखो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 10-15 हजार लोग निकल गए, आग में झोंकने का काम किया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई बंद, फाइल बंद कर दी गई। तो यह प्रश्रय नहीं दे रहे हैं आप ऐसे असामाजिक तत्वों को? अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लगातार पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था यह बात। अब उच्च न्यायालय ने भी कल क्वेश्चन कर दिया कि आपने मेन रोड में जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसकी फाइल बंद कर दी, क्यों न सीबीआई को सौंप दिया जाए? ये उच्च न्यायालय का। हम तो शुरू से नेक्स्ट डे से हमने ये मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था रांची को आग में झोंकने का, सांप्रदायिक दंगा कराने का। ऐसे लोग मंसूबे में सफल नहीं हो, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से, कितनी बड़ी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है, तो इस पे तो निश्चित रूप से सरकार को गंभीर होना चाहिए। ऐसे तत्व, हम किसी जाति धर्म, हम किसी को नहीं जाते, हम सब रांचीवासी हैं, सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए, लेकिन कोई माहौल बिगाड़ने का काम करे, कोई सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करे तो बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी कोई हो, किसी बड़े पद पे हो, नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के इस वर्डिक्ट के बाद अभी तो उन्होंने कहा है कि क्यों न सौंप दी जाए, तो सरकार को जगना चाहिए, सरकार को पूरी तरह कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे तत्वों को जिला बदर करना चाहिए ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब माननीय उच्च न्यायालय की और टिप्पणी आई, वो टिप्पणी आई, मेरे ख्याल से देश में ऐसी टिप्पणियां बहुत कम होती हैं कि मंत्री और कुछ लोग टेंडर मैनेज कर रहे हैं। अरे कुछ कॉल भी चल रहा है, हम उसकी सत्यता उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह टिप्पणी कि भाई मंत्री टेंडर मैनेज कर रहे हैं, यह गंभीर घटना है, ये लोकतंत्र खतरे में है। मंत्री टेंडर मैनेज करे और माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी करे, उसके बाद भी आप कहो कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी जनहित यात्रा भाई? आम जनता त्राहिमाम कर रही है, कौन टेंडर मैनेज करता है? क्या इतना लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है? अगर लोकतंत्र में लोकलाज को धत्ता बता दो तो लोकतंत्र का क्या महत्व भाई? और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्या है। और एक और गंभीर घटना, मेरे ख्याल से देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गाय और जानवर की तस्करी होती है उसको तुष्टीकरण नीति के तहत रोक दिया गया। नहीं साहब, वो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तस्करी कर गौ को बांग्लादेश भेज रहे, गौ हमारी माता है, और उनका यह बयान कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे हम खुला छोड़ दें कि हमारी मां को आप ले जाके बेच दो, हमारी मां को जाके काट दो? ये क्या है भाई? गाय हमारी मां है, भारत माता हमारी मां है, ये धरती मां है। ये टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आई कि पुलिस नहीं करवाई हो तो मनोबल बढ़ाना,
ऐसे तत्वों को। करो, हमारे यहां पूरी छूट है, तस्करी करो, झारखंड की सीमा से पार हो, कोई रोकने वाला नहीं है। हम चुप बैठने वाले नहीं है। और इस पे हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा में हम इसकी बात रखेंगे। क्या तमाशा भाई? क्या आप पशु तस्करों को बढ़ावा देना चाहते हो? पशु तस्करों ने हमारी एक बेटी का टुपुदाना का आगे वहां जान ले लिया, न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे कितने हत्याएं होती हैं। तो ऐसे तत्वों को माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ावा नहीं दें, मेरा ये नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक और घटना, हमने इस पर भी टिप्पणी की थी। हमने फोन करके प्रभारी ट्रैफिक एसपी को हमने कहा, आलम जी को, कि भाई क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कि बस आप कचहरी चौक से लेकर सर्जना चौक तक ठेले नहीं लगेंगे। सर्जना चौक से रतन टाकीज और सुजाता तक क्यों नहीं? सबसे नैरो सड़क हनुमान मंदिर के बाद होती है, वहां क्यों नहीं? क्या तुष्टिकरण नीति है? कौन बन आप? हम किस माने किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि भाई कमिश्नर चौक से सर्जना चौक तक कोई ठेला नहीं लगेगा, हम उसकी अलग व्यवस्था कर रहे हैं। हम अटल मार्केट दे रहे हैं, अटल मार्केट बनाएंगे, लेकिन एक सिर्फ हम सर्जना चौक से लेकर यहां तक करें, नहीं पूरा करो। दिल्ली मार्केट के सामने एक बहुत चौड़ी सड़क है जो चर्च रोड को जोड़ती है, वो 13-14 किलोमीटर मीटर की है, पूरी तरह कब्जा है, खाली करो। हम उनके रोजगार पे हम नहीं अटैक करें, उनको जगह दो, उनको बसाओ, सड़क खोलो। उनका रोजगार नहीं मरे, उसका भी मैं समर्थन करूंगा। रोजगार है, दुकानदार हैं, बेच रहे, उनको उनके भी बच्चे, उनका परिवार है, उनको भी कहीं बना के दे दो, सड़क खाली हो जाएगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। तुरंत ही डेली मार्केट में बड़ा सा मार्केट बनाओ। डेली मार्केट में जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, जो सामने है, उनको जगह दो। मास्टर प्लान इस ओर होना चाहिए और तुरंत उसको जाम से मुक्ति मिले। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है, उसको बाधित हो रहा है। एक माने एक क्या कहते हैं, साजिश तो नहीं कहेंगे, माने गलत नियति से इतना बड़ा मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो उनसे नीचे परिवार, उनको प्रधानमंत्री आवास मिल जाता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको लाइट हाउस प्रोजेक्ट। बालू किल्लत हो गई, पहले उधर 2 साल कोरोना में निकल गया, इफेक्ट हुआ, फिर बालू के चलते त्राहिमाम हो गया। सबसे कमजोर झारखंड है। तो हम क्या माने, राज्य सरकार की जो नियत थी वो सही नहीं है कि साहब ये तो मोदी जी का प्रोजेक्ट है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कोरोना काल से आज तक जो गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न बांट रहे हैं 5 केजी पर केजी, उसमें भी पिछली बार तो बताया था हमने कैसे उसको 4 महीने तो रोका गया। तो गलत है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कोई बाधा नहीं आए। मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, ये जिम्मेदारी है आपकी। क्योंकि कोरोना के बाद और बालू के बाद ये बड़ा नुकसान हुआ है। इस पे भी मेरा बड़ी मान, इसीलिए मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूं कि ऐसे जो बेघर लोग हैं, ऐसे लोग घर मिल रहा है, एक सपना होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। मेरा आग्रह है कि इस पे आप जरूर ध्यान दें। इन कुछ विषयों पर हमको चर्चा करनी थी। ये गंभीर चर्चा है, एकदम राजनीति से अलग हटके चर्चा है, और आपके माध्यम से मैं बात सरकार तक पहुंचाना चाहता था, और ये माध्यम आप थे, इसीलिए मैं
मैंने आप सबको आमंत्रित किया और ये हमने जैसा बताया 216 किलोमीटर की जो सड़क है वो रांची लोकसभा के 5 विधानसभा में ये 216 किलोमीटर सड़क है। लगभग 216 किलोमीटर में समझिए 240 करोड़ के लगभग ये सड़क आई। बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और ग्रामीण विकास के आशीर्वाद से ये तोहफा मिला है हमको। और माने 216 किलोमीटर सड़क बहुत बड़ी चीज होती है और जैसे ईचागढ़ को 50 किलोमीटर मिला, तो ऐसे ही सब विधानसभाओं के नाम है, क्योंकि रांची शहर तो शहरी इलाके में आ जाता है, तो ये ग्रामीण इलाकों में है। तो जहां जहां कितने किलोमीटर, सब 5 किलोमीटर से ऊपर है, कोई 12 किलोमीटर, कोई 14 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर ऐसी सड़क है। ये बहुत बड़ा रांची लोकसभा के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा है। और एक सुदृढ़ीकरण का भी एक तोहफा मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। झारखंड सरकार ने खराब सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये मांगा था, 300 करोड़ मिला है। और ऐसे 54 सड़क रांची लोकसभा की ऐसी 54 सड़क पास हुई है जहां मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण है, उसको सड़क तैयार हो। ये 2 तोहफे ग्रामीण विकास भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मिला है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का हम क्या अभिनंदन करेंगे, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा तोहफा रांची लोकसभा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज जी को विशेष धन्यवाद। और इस तोहफे के लिए अब गिरिराज जी आज आ भी रहे हैं, रांची आ रहे हैं, तो हम मिलकर उनको धन्यवाद देंगे। आज इसी मुद्दे पर आप सबसे चर्चा करनी थी और इस चर्चा में यही हमारे पॉइंट्स थे। और कल से फिर हाउस शुरू हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा कोई प्रश्न आपके दिमाग में, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, आप पत्रकार, आप दिन रात घूमते हो, हम भी दिन रात घूमते हैं, कोई ऐसा प्रश्न उनको बंद कराने के लिए, ताकि छोटी छोटी जो तस्करी उसको तो पकड़ा जाए, लेकिन जो बड़े पैमाने पे जहाँ पे हमारी गाय माता को, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया, इस पर आप सवाल उठाए सर। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कोई सुझाव है तो। सांसद महोदय, एक प्रश्न, कल जो है खेल पर जो चर्चा हो रही थी लोकसभा में, आपने चर्चा में भाग लिया था, झारखंड की बात आपने उठाई थी। एक महत्वपूर्ण चीज आप छूट गए उसमें। महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि खिलाड़ियों को नौकरी कैसे मिले, हाँ, रोजगार कैसे मिले, रोजगार। और जब तक आप रोजगार से नहीं जुड़ते हैं तब तक प्रमोशन जो मिलना चाहिए बिल्कुल वो नहीं मिल पाएगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो जेएसएससी अभी एग्जाम लेने की तैयारी कर रहा है अगले महीना जी, उसका जो विज्ञप्ति आया है उसको आप पढ़ें। उसमें दिया हुआ कि सीधी नियुक्ति की जाएगी खिलाड़ियों की, लेकिन परीक्षा की तैयारी की जा रही है। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी कैसे आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव है। असल में ये और भी जोड़ेंगे इसी सवाल में। केंद्र सरकार का गाइडलाइन कहता है कि वो लगभग 60 से अधिक खेल ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ियों को नौकरी मिल सकती है। और झारखंड में जो स्थिति है उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग खेलों में भागीदारी की है, लेकिन गिने चुने खेलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं उनको कैरियर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो बेचारे कहीं खेत जोत रहे हैं, कहीं चाय बेच रहे हैं, कहीं पानी पूरी बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल लेवल तक भी कम से कम पार्टिसिपेट किया हो अंडर 18 के ऊपर, तो क्या उनके लिए कोई प्रयास होगा, कोई बात उठेगी? राजस्थान और हरियाणा के हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। अगर आपके यहाँ ठप्पा लग गया कि आपने झारखंड को या फिर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया तो आपकी नौकरी पक्की है। बिहार में आप देखिए तमाम खेलों को उन्होंने उसी हिसाब से अपने नौकरी के लिस्ट में शामिल किया, लेकिन झारखंड में उन्होंने ठीक ही बताया कि बहुत गिने चुने खेल हैं जिनके लोगों को नौकरी मिल पाती है। तो ऐसे में दूसरे खेल कैसे प्रमोट होगा? इसमें हम बता देते हैं, हमने जो समय निर्धारित होता है, कितने मिनट बोलना है, 5 राउंड 6 राउंड चलता है, हर पार्टी को समान रूप से कितने लोग बोलते हैं, तो समय कम था, उसी समय में हमको पूरा कुछ बोल देना था। लेकिन जो हमारा लिखित गया भाषण उसमें रोजगार से है कि रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, लेकिन समय की कमी कारण जो कितना समय मिलता है निर्धारित रहता है, आपको इतना बोलना। ये बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रश्न है कि रोजगार से जोड़ा जाए। हमने इंगित किया था कि हम मेकॉन, रेलवे
सेल ये ऑफिस ये मदद करते हैं, लेकिन और कैसे रोजगार से हम जोड़ें ताकि ऐसे बच्चे हमारे जितने भी, अब हमने कहा कि भाई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ड्रेस नहीं खरीद सकते, जूता नहीं खरीद सकते, है ना, तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को तो आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने कहा कि इसीलिए हमने कि भारत सरकार डेटाबेस तैयार करे। हमने क्या कहा, जहां डेटाबेस तैयार हो गया खिलाड़ियों का पूरे देश भर का, तो आप वो स्वतः ही सब कुछ सामने आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत पुअर फैमिली की है, ये तो फार्मर्स ही, तो कुछ नहीं है, तो हड़िया बेचने वाले परिवार की है। इसीलिए प्रमुख मांग हमारी थी कि देश भर के खिलाड़ी जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका डेटाबेस तैयार है, उसका पूरा सब कुछ आ जाएगा।